किस मोड़ पर आई कोरोना की लड़ाई। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ। और आज जब हम बात कर रहे हैं, इस चर्चा को खास तौर पर आगे लेकर चल रहे हैं, तो आपको बता दें कि इसलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो एकमात्र सहारा है कोरोना से बचने का, उसके बावजूद आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और अब सिर्फ वैक्सीन ही एकमात्र सहारा दिखाई देता है। क्योंकि शुरुआत में हुए कई दवाइयों के परीक्षण के सफल नहीं होने के बाद बहुत सारे सवाल जनता भी कर रही है कि आखिर लॉकडाउन कब खुलेगा, कोरोना वापस कब जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर अलग अलग देश खुशी तो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन WHO ने उस पर यह साफ कर दिया है कि एंटीबॉडी बनने का मतलब ये नहीं है कि उस शख्स को दोबारा कोरोना नहीं हो सकता। उधर अब इस बीच एक अच्छी रिपोर्ट सामने आई है। जी हाँ, जो लोग ये पूछ रहे हैं कि कोरोना कब जाने वाला है, उनके लिए खासतौर पर ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कोरोना वायरस के खत्म होने को लेकर एक अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन SIR यानी कि सस्केप्टिबल इन्फेक्टेड रिकवर्ड मॉडल के तहत किया गया है। यह भविष्यवाणी लुओ जियांग्सी 2020 के थ्योरी और कार्यप्रणाली पर आधारित है और इसे SUTD डाटा डाइविन इनोवेशन लैब और सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने संयुक्त रूप से प्रकाशित किया है, जिसे हम आपको कुछ ही देर में ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से आंकड़ों में जाहिर किया जा रहा है कि किन किन देशों में कब कब कोरोना की वापसी हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर कोरोना कब खत्म होगा। और आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा क्योंकि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है वो कोरोना के कारण है और कोरोना के कारण ही इस वक्त विश्व भर की रफ्तार रुकी हुई है। सिर्फ एक रफ्तार है जो तेजी से बढ़ रही है और वो रफ्तार है कोरोना की रफ्तार। इसे रोकना बहुत जरूरी है। वैक्सीन का इंतजार हो रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो साफ तौर पर 23 अप्रैल से इंसानों पर अपनी वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर चुकी है, वो ये कह रही है कि अगर ये ट्रायल पूरी तरह से सफल हो जाता है, ये परीक्षण पूरी तरह से सफल हो जाता है, तो सितंबर तक हम वैक्सीन तैयार कर लेंगे और वो वैक्सीन बाजार में भी आएगी। इससे पहले हम जब बात करते हैं 2002 में आई सार्स बीमारी की, जो कोरोना का ही एक साफ तौर पर एक तरह की बीमारी थी, अनजान बीमारी। फिर मर्स आई, मर्स में भी इसी तरह की चीजें साफ तौर पर दिखाई दी। इन दोनों को लेकर वैक्सीन तैयार करने की बात निकलकर सामने आई। वैक्सीन तैयार भी की गई लेकिन वो बाजार में नहीं आ पाई। तो देखिए, आज की इस चर्चा में हमारे साथ कई डॉक्टर्स जुड़ेंगे क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि जो वायरल में यूज होने वाली दवाएं थी, चाहे वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाइयों का प्रयोग किया गया जिन्हें आजमाने के बाद ये समझा गया कि ये काम नहीं आ रही। वैक्सीन पर कितना ज्यादा निर्भर रह सकती है पूरी दुनिया, इस तमाम चीज को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रामकेश सिंह परमार जो फिजिशियन हैं जयपुर से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और डॉक्टर रामकेश जी, जब हम बात कर रहे हैं आज कि अब आगे क्या होगा, तो किस चीज पर हमें निर्भर रहना चाहिए? क्योंकि हमने ये भी देख लिया है कि गर्मी को लेकर जो एक पहले भविष्यवाणी की गई थी कि गर्मी से ये जो कोरोना है वो दूर रहता है, लेकिन ऐसे में गर्म देशों में भी ये लगातार फैल रहा है। तो फिलहाल हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि आखिर क्या है उपाय। महामारी के इलाज में जो शुरुआती विकल्प रहे वो पूरी तरह से नाकाम रहे। अब सिर्फ वैक्सीन या फिर टीके से ही आस लगाई जा सकती है, क्योंकि 13 अलग अलग तरह की एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल हुआ जो इलाज में पूरी तरह से विफल रहा था। साथ ही 38 से 40 डिग्री की गर्मी में भी तेजी से एशियाई देशों में लगातार संक्रमण फैल रहा है। 10 बड़े कोरोना प्रभावित देश संक्रमितों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी में जुटे हैं, जिसको WHO साफ कर चुका है कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर इतना भी निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि एंटीबॉडी का साफ तौर पर बनना संक्रमण को दोबारा नहीं
ला सकता। दूसरे रोगों की दवाएं भी कारगर साबित नहीं हुई हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उसमें से एक बड़ा उदाहरण है, जिन्हें कई देशों ने भी मांगा। भारत से रोशनी और तेज गर्मी का दावा भी पूरी तरह से फेल हो चुका है। वहीं कोरोना के खत्म होने पर जो भविष्यवाणी हुई है, इसे SUTD डाटा डाइवेन इनोवेशन लैब और सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन का प्रकाशन माना जा रहा है, जिसमें ये साफ किया गया है कि किस देश में कब आखिर कोरोना संक्रमण खत्म हो जाएगा। आपको बताएं कि SIR मॉडल के तहत इसका अध्ययन किया गया, जिसमें तमाम चीजों का, तमाम देशों का जिक्र किया गया है। महामारी के जीवन चक्र से लेकर इसके खत्म होने तक का अनुमान लगाया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। विभिन्न देशों में कोरोना के बढ़ते और घटते संक्रमण के आधार पर ये जो रिसर्च की गई है, खासतौर पर सिंगापुर यूनिवर्सिटी की जब हम बात करें, भविष्यवाणी लुओ जानक्सी 2020 की थ्योरी और कार्य प्रणाली पर आधारित है। ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, रिसर्च के मुताबिक अगर बात विश्व की जाए तो पूरी दुनिया में 29 मई तक कोरोना के 97% मामले खत्म हो जाएंगे। हालांकि कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से 8 दिसंबर तक ही खत्म हो पाएगा, यानी कि 100% की अगर हम बात करते हैं। वहीं भारत की अगर बात की जाए, भारत में 22 मई तक कोरोना के 97% मामले खत्म हो सकते हैं, जबकि 1 जून तक 99% और 26 जुलाई तक भारत से कोरोना का पूरी तरह से खात्मा हो सकता है। ये रिसर्च में बताया गया है। रिसर्च के मुताबिक हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। इटली की बात करें, इटली में 8 मई तक कोरोना का संक्रमण 97% खत्म होने का दावा किया गया है। 21 मई तक 99% और 25 अगस्त तक पूरी तरह से ये कोरोना खत्म हो जाएगा। वहीं पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में 27 अप्रैल से कोरोना काबू में आने लगेगा। 9 जून तक 97% कोरोना खत्म हो जाएगा और 23 जून तक 99% संक्रमण खत्म हो जाएगा और 1 सितंबर तक पाकिस्तान कोरोना मुक्त हो जाएगा। ये जो रिसर्च है, इस पर चर्चा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल अमेरिका की अगर बात की जाए, अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें, सबसे ज्यादा संक्रमण हुआ। अमेरिका की बात करें तो 12 मई तक यहाँ 97% संक्रमण खत्म होने का दावा जताया गया है। वहीं 28 मई तक 99% और 27 अगस्त तक अमेरिका में 100% संक्रमण पूरी तरह से खत्म होने की बात कही जा रही है। उधर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो यहाँ 20 अप्रैल तक 99% मामले खत्म हो चुके हैं और 23 मई तक ऑस्ट्रेलिया कोरोना से फ्री हो जाएगा। ये जानकारी मिल रही है। बात चीन की करें तो चीन में देखिए, आज जो खबर सामने आई है, चीन के वुहान प्रांत से पूरी तरह से और पूरे चीन से इस वक्त की जो खबर मिल रही है, उसमें कहा गया है कि जो आखिरी एक मरीज था, क्योंकि पिछले 20 दिनों से एक भी नया मामला सामने नहीं आया है और आखिरी जो मरीज था वो भी ठीक होकर घर पहुंच चुका है। तो डॉक्टर रामकेश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रामकेश जी, जैसा कि हमारा सवाल था कि जब हम बात करते हैं शुरुआती विकल्पों की, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, वायरल की कई दवाएं हो, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अपनाई गई थी ताकि संक्रमण कम हो सके। हालांकि WHO ये साफ कर चुका था कि इससे संक्रमण खत्म होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, राहत जरूर मिल सकती है। लेकिन अब वो सभी विकल्प पूरी तरह से फेल हुए हैं। अलग अलग देशों ने भी उसकी मांग की थी, लेकिन आगे को लेकर क्या किया जा सकता है वैक्सीन के अलावा? बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आपके खबरपास न्यूज चैनल के माध्यम से एक मेडिकल एक्सपर्ट होने के नाते और राजस्थान के दवाई मांगसिक हॉस्पिटल जयपुरगंज के जीपी के रूप में मैं काम हूँ और हमारे पास भी लगभग 800 पेशेंट जो हमारे पास यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। आपके चैनल के माध्यम से दूसरे आपने प्रश्न किया है कि नो डाउट जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है और एजिथ्रोमाइसिन है, इस तरह की दवाइयाँ WHO के माध्यम से या CDC के माध्यम से प्रभावी नहीं है। बिल्कुल कहीं न कहीं प्रोफाइल का रोल है। मुझे ये लगता है कि बीमारी हमारे देश में चल रही है। रामकेश जी, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी खामी के चलते दिक्कतें आ रही हैं, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। उधर सीनियर मेडिकल ऑफिसर यानी कि डॉक्टर मानसी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर मानसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरफास्ट पे आप जुड़ रही हैं और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, क्योंकि हम भविष्यवाणी पर तो चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कोरोना की लड़ाई है वो जिस मोड़ पर आई है, तो क्या अब आसार यानी कि सिर्फ आस लगाई जा सकती है वैक्सीन से या फिर कुछ और उपाय भी हो सकता है? देखो, जहाँ तक वैक्सीन की बात है, ये रिसर्च का मैटर है और इसका ये रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। दूसरा ये है कि जो हमारा मूल मंत्र है, जो सभी उसमें चलता आ रहा है
तो जो लॉकडाउन का ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले कर दिया, इससे आज हिंदुस्तान राहत की सांस ले रहा है। हम्म। तो इसकी वजह से इस मूल मंत्र को नहीं भूले, ये लॉकडाउन का जरूर पालन करें। जी। और जो ये साइंटिफिक रिसर्च है, वैक्सीन है, वैसे बेसिकली ये कहते हैं कि कभी भी कोई भी वैक्सीन नेक्स्ट सीजन में काम आने के चांस होते हैं ज्यादा, क्योंकि उसके लिए काफी एक्सपेरिमेंट होते हैं। कितना उसमें सफलता मिल पाती है, बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं दूसरे सीजन में ज्यादा बेहतर काम आ पाती है। तो हम इस चीज को ना भूलते हुए सफाई का, हैंड वॉशिंग का और लॉकडाउन का, अगर कोई विशेष आपातकालीन स्थिति में ही घर से निकले, स्टे होम और सेफ होम का इसका पालन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन मान सिंह जी, ये सवाल हमने इसीलिए आपसे किया है कि लॉकडाउन तो पूरे दुनिया भर में कई देशों में है, हमने देखा है भारत में भी जिस तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है वो तारीफ काबिल है, लेकिन उसके बावजूद आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में हमने मौतों का आंकड़ा देखा, गुजरात में हमने मौतों का आंकड़ा देखा, ये 2 राज्य हैं जो सर्वोपरि हैं मौतों के आंकड़े में। तो हम किस चीज से सबसे ज्यादा उम्मीद लगा सकते हैं आने वाले दिनों में, वो एक डॉक्टर के तौर पर उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जहां तक अगर हम इसकी बात करें तो जो हेल्थ सर्विसेज है, दुनिया की पहले नंबर की अमेरिका, इटली, इनमें बहुत अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड है। जब वो पहले नंबर पे 50,000 से ज्यादा संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है, हिंदुस्तान में अगर कहीं हम इस चीज को सोचें, वहां पर इतना अच्छा लॉकडाउन और समय रहते हुए वो नहीं कर पाए थे। और आज भी हमारी स्थिति दुनिया में बहुत अच्छी है। अगर हम देखें, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी नहीं होते हुए भी हम बहुत अच्छी, हमारे सुधार है और काफी अच्छी, मतलब वो भी है स्थिति भी हिंदुस्तान की, चाहे वो अमेरिका को ले लो, इटली को ले लो, चाहे चाइना को ले लो। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा लॉकडाउन का जो समय रहते हुए टाइम से अमेरिका में भी लेट हुआ था ये मामला, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत अच्छा रोल है। और हिंदुस्तान में काफी इससे आराम भी मिल रहा है, फायदा भी है। नहीं तो हमारे पास तो इतने वेंटिलेटर भी नहीं है, ना हेल्थ सुविधाएं उपलब्ध है, जबकि सबसे ज्यादा डेथ हिंदुस्तान में होनी चाहिए थी, जो कि सबसे कम पाई जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद इसी बात की लगाई जा रही थी कि फिलहाल सब कुछ ठीक रहेगा लॉकडाउन के बाद, और ऐसा हुआ भी। लॉकडाउन बहुत ज़्यादा सफल भी हुआ है, ये बार बार स्वास्थ्य मंत्रालय कहता नजर आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी क्लियर किया है कि लॉकडाउन के चलते ही, क्योंकि अगर पिछले दिनों की हम बात करें तो 15 अप्रैल तक ही आंकड़ा 1 लाख पहुंच जाता, लेकिन डॉक्टर मान सिंह जी, जब हम बात करते हैं वैक्सीन को लेकर, देखिए भारतीय वैज्ञानिक भी खोज कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसी दवाई मिल पाए। तो आपको क्या लगता है कि अगर वैक्सीन आती है तो इस टाइम के बीच वो बहुत कामगार साबित हो सकती है, उसे सभी देश अपनाएंगे, भारत भी अपनाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसा अभी जो स्थिति बनी हुई है, पूरी दुनिया में ये महामारी का रूप ले चुकी है। अगर इस टाइम में वैक्सीन मिल जाती है तो काफी बहुत अच्छी राहत मिलेगी, और हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में राहत की सांस लेगी। तो ये तो बहुत अच्छा है, और इसमें प्रोग्रेस तो चल रही है, साइंस कभी रुकती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, साइंस में रिसर्च चलती रहती है, और विज्ञान से ही हम किसी भी चीज का हल निकाल सकते हैं, ये कहा जाता है। डॉक्टर रामकेश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रामकेश जी, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। कुल 10 देश हैं अभी भी, अगर बात की जाए, भारत, अमेरिका खास तौर पर, जो प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी को लेकर WHO ये साफ कर चुका है कि एंटीबॉडीज बन जाने का मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को दोबारा कोरोना नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए थे अलग अलग देशों से। तो प्लाज्मा थेरेपी को लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है प्रिया जी। प्लाज्मा थेरेपी कहीं न कहीं जो भी रिसर्च में कारगर साबित हुई है। प्लाज्मा थेरेपी के अंदर जो मरीज जिसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है, उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है, उसका प्लाज्मा निकाल के मरीज कोरोना वायरस के कारण इन्फेक्शन होते हैं, सीरियस होते हैं, उनको ट्रांसमिट करते हैं, तो उसमें कारगर साबित हो रही है। बिल्कुल ठीक है, बट अभी भी हमारे पास से कोई आंकड़े नहीं है जिसके बारे में री इन्फेक्शन की बात करें। अगर किसी व्यक्ति को एक बार कोरोना हुआ है तो दूसरी बार कोरोना हो सकता है, पर इस मामले में कितना % हो सकता है, कितने लोगों को हो सकता है, किसी ने बहुत बड़ी रिस्क हमारे सामने नहीं है। इसलिए हम केवल पूर्ण रूप से प्लाज्मा थेरेपी पर डिपेंडेंस होके और एक ट्रीटमेंट की खुशी के रूप में बात नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं लाभदायक जरूर है। ऐसे मरीज जो सीरियस होते हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शन के कारण, उनकी सीवियरिटी ज्यादा होती है, उन पेशेंट्स में अगर हम इस प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो रिकवरी में राहत प्रदान करता है।
पर हम बात करें अगर कि यह इसको एक 100% ट्रीटमेंट होगा या सोनली 100% इसके रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा कहना अभी मुश्किल है। डॉक्टर रामकेश जी, देखिए आपने जो जवाब दिया उसी जवाब में से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे मन में उठ रहा है इस वक्त। देखिए ये कहा जा रहा है कि जितने भी अभी तक डोनर्स आए हैं, यानी कि जो लोग तैयार हुए हैं एंटीबॉडीज देने के लिए, यानी कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए, 20 ऐसे लोग हैं जो अभी भी सामने आए हैं निकलकर। उनका पूरा हेल्थ चेकअप किया जाता है, उनका ब्लड टेस्ट भी होता है और हर तरह के पूरे बॉडी चेकअप्स किए जाते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी गलती ना हो। लेकिन क्या उसके बावजूद जो संकेत WHO द्वारा दिया गया है, क्या उससे ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से खतरा हो सकता है प्लाज्मा थेरेपी में किसी भी मरीज को? प्लाज्मा थेरेपी के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है, उस एंटीबॉडी कहीं भी जब एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूज होती है किसी की बॉडी के अंदर जी, तो कहीं ना कहीं कुछ % रिस्क तो नो डाउट रहते हैं। एंटीबॉडी मीडिएटेड जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, अगर किसी व्यक्ति में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो उसके अंदर भी कुछ % ऑफ रिस्क जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिस्क होती है, उनकी रिएक्शन की इंजरी होती है, पॉसिबल है। इस तरह से कि चाहे वो प्लाज्मा थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी के अंदर भी अगर किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडी है, किसी व्यक्ति को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं % रिस्क तो उसके अंदर रहता ही है। जी, तो ये तमाम चीजें हो सकती हैं। डॉक्टर BK शर्मा जो मनोचिकित्सक हैं इस वक्त, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साइकेट्रिस्ट हैं वो, और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन तमाम चीज़ों का जो असर है, यानी कि हमने देखा था कि पिछले दिनों में जो वायरल की जो दवाइयाँ थी, खास तौर पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और तमाम दवाइयों का प्रयोग किया गया, उसका मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है, उसी तरह प्लाज्मा थेरेपी का मस्तिष्क पर क्या असर पड़ सकता है। तो बहुत बहुत स्वागत है BK शर्मा जी आपका। क्या कहेंगे इसको लेकर कि इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम दवाइयों का, प्लाज्मा थेरेपी का क्या असर दिमाग पर पड़ता है? देखो, ऐसे तो बताना मुश्किल है कि इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, बट ऐसे कोविड-19 जो है ये हमारा इन्फेक्शन, इसके कारण ऑफ कोर्स लोगों की मानसिक अवस्था में बहुत परिवर्तन आया है। जो लोग पूरा दिन कहीं बाहर घूम पाते थे, अपनी दिनचर्या करते थे, अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटीज में बिजी रखते थे, वो लोग अब केवल एक घर के अंदर बंद रह कर रह गए हैं। इस वजह से उनकी मानसिक अवस्था, मानसिक स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। वो लोग डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। उनके अंदर काफी लोगों के अंदर ये फीलिंग आ रही है कि पता नहीं इसका कब समाधान होगा, कब तक हमारी लाइफ ऐसे चलती रहेगी, क्या ये ठीक होगा भी कि नहीं होगा, इस एटमॉस्फेयर में कोई बिल्कुल कोरोना के बीच, लॉकडाउन के बीच जो इस वक्त मनोस्थिति है उसको लेकर तो हम लगातार चर्चा करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी रिसर्च जो सामने आई है, क्योंकि उसमें बताया जा रहा है जो युवा है खास तौर पर, जो कोरोना है वो उनके मस्तिष्क में खून के जो धब्बे होते हैं, क्लॉट जो होते हैं, वो जमा रहा है और उसके कारण आपकी पूरी बॉडी वर्क करना बंद कर सकती है। इन तमाम चीजों को लेकर क्या जानकारी देंगे सर आप? उसके अंदर ऐसा होता है कि इन्फेक्शन के कारण कुछ नए न्यूरोसाइकेट्रिक चेंजेस आती हैं, वही जो चेंजेस हैं वही मानसिक अवस्था में परिवर्तन लेके आती है और डिप्रेशन पेशेंट की जो फीलिंग है उसी से आती है बेसिकली। ऐसा क्या पार्टिकुलर उसके अंदर चेंजिंग आएगी, अभी तक पूरा स्टडी इसका चल रहा है, बट पूरा नहीं पता अभी तक कितनी चेंजेस कैसे आएंगी, वो अभी रिसर्च चल रही है। उसका क्या क्या न्यूरोसाइकेट्रिक इंप्लीकेशन होती है वो लॉन्ग टर्म में पता चलेगा। अभी ऐसे पूरा बताना इस टॉपिक को बड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन इसके कारण बहुत सारे लोगों की, खास तौर पर अगर हम अमेरिका की ही रिसर्च की बात करें तो बताया जा रहा है कि क्लॉट जमने के कारण और दिमागी रूप से एकदम से अटैक आने के बाद कई युवाओं की इससे मृत्यु भी हो गई है। तो ऐसे में क्या कोरोना की स्टेज ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है? वो सीरियस कंडीशन होने के बाद ही ऐसा होता है। जब सीरियस कंडीशन होने के बाद पूरा इन्फेक्शन ब्रेन में स्प्रेड होता है, इट कैन बी लाइक बिकॉज ऑफ सेप्टिसीमिया, पूरा इन्फेक्शन स्प्रेड होने के कारण वो कंडीशन होती है। तो वो स्टेज तो आप ये मान के चलो कि अपने आप में भयंकर है, जहाँ पे रिवाइवल पेशेंट का बहुत डिफिकल्ट रहेगा। तो कोशिश ये करने की उस स्टेज तक पेशेंट पहुंचे ही ना। जी चलिए, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शुभांक सिंह भी जुड़े हुए हैं, रिसर्चर हैं। और शुभांक सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि हम आज जिस रिसर्च पर बात कर रहे हैं, रिसर्च के मुताबिक जो भविष्यवाणी की गई है सिंगापुर यूनिवर्सिटी की ओर से, और कई चीज़ों को इसमें ध्यान में रखा गया है। और दुनिया भर की अगर बात की जाए तो 100% कोरोना खत्म होने की बात इसमें करीब दिसंबर की 1 तारीख तय करके कही जा रही है। इस रिसर्च को कितना सच माना जाए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि चीन में भी एक डॉक्टर ने भविष्यवाणी की थी कि 4 हफ्तों के अंदर कोरोना धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। देखिए, डिफरेंट तरह की रिसर्च जो है विश्व के डिफरेंट कोनों से हम तक आ रही हैं, और सबसे जरूरी इसमें यह है कि भारत के ज्योग्राफी को देखते हुए कौन सी रिसर्च जो है ज्यादा एप्लीकेबल हो पाएगी। वो भी भारत एक बहुत बड़ा देश है, 134 करोड़ से ज्यादा यहाँ लोग रहते हैं, तो हर तरह की वो एपिडेमोलॉजिकल रिसर्च जो और छोटे देशों में
जो है सक्सेसफुल है वो शायद यहाँ सक्सेसफुल ना हो। अगर हम शुरुआती रुझानों की बात करें, शुरुआती रिसर्च की बात करें, तो जो अमेरिका की कुछ यूनिवर्सिटी से आ रही थी उसमें अनुमान ये था कि कई करोड़ लोगों को भारत में इन्फेक्शन अप्रैल के आखिर तक हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ और इफेक्टिव लॉकडाउन हुआ और भारत में स्थिति अच्छी देखने को मिली। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनालिसिस है उसके हिसाब से देखा जा रहा है कि मई के एंड तक ऑब्वियसली स्लो डाउन हो जाएगा और हम अपने कर्व को फ्लैट कर पाएंगे। तो एक बार अगर हम अपने कर्व को फ्लैट कर पाते हैं और जो भी हमारे पॉजिटिव केसेस हैं, डिटेक्टेड केसेस हैं, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो कम्युनिटी में स्प्रेड का इसका जो खतरा है वो कम हो जाता है। जी। अगर आप यूएस की बात करें, यूरोपियन देशों की बात करें, वहाँ स्थिति बिल्कुल डिफरेंट थी। वहाँ लॉकडाउन बहुत समय बाद जो है इम्प्लीमेंट किया गया, शायद वहाँ की गवर्नमेंट ने डिसीजन थोड़ा सा लेट लिया जिसकी वजह से ऑलरेडी वो स्टेज 3 में आ चुका था, परंतु भारत में अभी स्टेज 3 में नहीं है। कुछ एक दो केसेस भारत के कुछ इलाकों में या मुंबई की हम बात करें वहां पर देखने को जरूर मिले हैं, शायद जिनकी मिस्ड कॉन्टैक्ट हिस्ट्री थी। अदरवाइज यहाँ स्टेज 1 और 2 के पेशेंट्स ही मिले हैं जिन्हें बहुत इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे हमारी मृत्यु दर से कई गुना अच्छी हमारी ठीक होने की दर है। हमारे यहाँ मरीज बहुत तेजी से ठीक हो रहे हैं, शायद उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, प्रतिरोधात्मक क्षमता अच्छी है, या प्रायर बीसीजी वैक्सीनेशन की जो थ्योरीज पे बात किया जा रहा था शायद वो इफेक्टिव है, या एंटी मलेरिया जो ऑलरेडी हम लोग बहुत लेते हैं मलेरिया से प्रिवेंशन के लिए शायद वो इफेक्टिव है। कई पैरामीटर्स या भारत का जो मौसमिक जो हम देख रहे हैं कि एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उनको देख के बिल्कुल उतना बड़ा इम्पैक्ट इंडिया में देखने को अभी तक नहीं मिला। रोग प्रतिरोधक क्षमता हुई तमाम चीजें पर हम जिक्र लगातार डॉक्टर्स के साथ भी कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर जो कई विकल्प आजमाए गए थे वो फिलहाल विफल हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो डॉक्टर शुभांक, कई रिसर्चर्स ये भी कह रहे हैं, हमने 2002 में सार्स देखा, 2008 में मर्स देखा जो अलग अलग देशों में फैला। हालांकि कोरोना जो कोविड-19 है ये जिस तरह से फैल रहा है उस तरह से तो वो भी नहीं फैले थे, लेकिन वो जो बीमारियां थी वो 8 से 10 महीने के अंदर खत्म हो गई थी। तो बहुत सारे रिसर्चर्स उसकी तुलना में इसका आकलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसी की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये माना जा रहा है कि ये है तो कोरोना फैमिली का ही वायरस जिसके बड़े ब्रदर और सिस्टम हम कहते हैं सिबलिंग सार्स और मर्स वायरस डिफरेंट कंट्रीज में है, पर ये नोवल कोरोना है, उस वायरस फैमिली का एक नया बच्चा है, नवजात शिशु है जिसके बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पता और ये एक तरह का बायो वेपन है। आप देखेंगे बहुत सारी रिपोर्ट अभी तक सामने आ चुकी हैं जिसमें दावा किया गया है कि वुहान की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में एज अ बायो वेपन ही तैयार किया जा रहा था। तो इसमें ऑब्वियसली कैपेसिटी है कि ये डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जाके म्यूटेट कर जाता है वायरस और डिफरेंट तरह के इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। आप देखिए विश्व में एक डिफरेंट तरह से ये वायरस फैला और कहीं पर लोगों को निमोनिया ज्यादा हो रहा है, कहीं पर हार्ट अटैक, कहीं में थ्रोम्बो एम्बोलाई जिसे कहते हैं खून के कत्थे जम जाते हैं, कहीं पर लॉस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ टेस्ट है। अभी नई पिक्चर देखने में आ रही है कि छोटे बच्चों के अंदर जो टोज हैं उनकी पैर की उंगलियां वो नीली और काली पड़ जा रही हैं। कुछ लोगों को आंखों के अंदर ब्लीडिंग, सब कंजक्टिवल हेमरेज कहते हैं। तो डिफरेंट तरह के क्लिनिकल फीचर्स हैं, डिफरेंट तरह के टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर जाता है, डिफरेंट एज ग्रुप में ये देखने को मिल रहा है। तो इसे एक आर्टिफिशियल वायरस हम माने, ये है कोरोना वायरस फैमिली का वायरस उस तरह से मिलता जुलता, परंतु ये सेम वो वायरस नहीं है। तो एक रिसर्चर के तौर पर अभी आप क्या कहेंगे जो रिसर्च सामने आई है, क्योंकि देखिए लोगों के मन में और खास तौर पर ये जानना चाहते हैं वो कि कोरोना कब खत्म होगा, क्योंकि कोरोना खत्म होगा तभी हर एक देश की रफ्तार शुरू होगी। अब लोगों के ये जो मन का सवाल है इसके जवाब में आप क्या कहेंगे कि इस रिसर्च को क्या सच मान लिया जाए या फिर एक आकलन की तरह देखा जाए? देखिए, डिफरेंट रिसर्च डिफरेंट एरिया से वर्ल्ड के आ रही है, तो हमें पहले तो उसको देखना पड़ेगा कि वो भारत जैसे देश में कितनी सार्थक हैं। 3 बातों का हमें जरूरी ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज, क्या कोरोना बहुत जल्दी बिल्कुल खत्म हो जाएगा? तो ये गलत है। साइंस को हम देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि हमें थोड़े समय तक, कुछ और हफ्तों और कुछ और महीनों तक, हो सकता है पूरे साल तक इससे जूझना पड़े। शायद उतने केस ना रहे पर इसके साथ जीने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है, क्या इतना ही इसका प्रकोप रहेगा, इतनी मृत्यु दर रहेगी? नहीं। अगर लोग अलर्ट हो जाएंगे, लोग गाइडलाइंस फॉलो करेंगे तो इतना ज्यादा जो है ये इफेक्ट नहीं कर पाएगा, हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे। और तीसरी चीज, क्या बहुत जल्दी कोई वैक्सीन या कोई दवा इसकी बन पाएगी? तो देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर दिए हैं,
भारत की पीजीआई की बात करें, वहां पर भी ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं, बहुत तेज गति से ट्रायल्स हो रहे हैं। उनको एक मिलियंस ऑफ लोगों को देने से पहले बस गवर्नमेंट ये टेस्ट करना चाहती है, एजेंसीज ये टेस्ट करना चाहती है कहीं इसके सीवियर एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, अन्यथा बहुत जल्दी हमारे पास वैक्सीन भी आ जाएगी। कुछ एंटी मलेरियल दवाई जिनकी आपने बात करी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बड़ी इफेक्टिव कई पेशेंट्स में दिखी, एंटी एचआईवी दवाइयां वो भी इफेक्टिव दिखी। भारत में प्लाज्मा का प्रयोग किया गया, वो भी इफेक्टिव दिखा। और भी इजराइल ने भी नई तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। तो सभी देश मिलकर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट जो है अप्रोच के साथ इसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सक्सेस दिखती नजर आ रही है। बिल्कुल सक्सेस दिख रही है। और खास तौर पर भारत के अगर हम आंकड़े की अभी भी बात करते हैं जो 26,000 के पार है, लेकिन उसके बावजूद अगर लॉकडाउन ना होता तो स्थिति कैसी होती, इसका भी खास तौर पर चर्चा, इसकी भी जानकारी लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय देता रहा है। डॉक्टर मान सिंह जी, जब हम बात करते हैं भारत की, खास तौर पर अपने देश की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि कई बीमारियों से वो लोग जूझ चुके हैं जिनकी मृत्यु हुई है। गुजरात में भी ये मृत्यु दर काफी ज्यादा है। तो क्या ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर के तौर पर ये जानकारी आपको होगी, कि इन दो राज्यों में जो कोरोना संक्रमण है उसकी स्टेज कुछ अलग तरीके की है, या फिर उसका जो खास तौर पर हम बात करें एक अलग अलग तरीके की ये अलग अलग राज्यों में दिखाई दे रही है, क्योंकि किसी राज्य में कम है, किसी में ज्यादा है? बिल्कुल, ये जरूर इम्यूनिटी पे वहाँ की पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। आमतौर से वायरस का ये वायरस जो है ये हाइब्रिड तैयार किया गया है। आमतौर पर वायरस जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका रेशो डाउन हो जाता है। जी, लेकिन ये दावा फेल हुआ है रिसर्च में, क्योंकि बिल्कुल ये फेल है। हाँ। ये जहाँ पर काफी टेम्परेचर है वहाँ भी अच्छी तरह से पनप रहा है, और जहाँ पर डाउन है वहाँ पर भी पनप रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा महाराष्ट्र का हो सकता है कि वहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है, और वह उस देखते हुए हो सकता है इम्यूनिटी पावर कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज हो। उसका कारण है कि यहाँ की जो क्षमता है, यहाँ ज्यादा ठंड और ज्यादा गर्मी और 2-3 रीजन होने से कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बेटर होती होगी। बाकी ज्यादा इसके बारे में यानी कि लोगों का ये इफेक्ट हो सकता है। डॉक्टर रामकेश जी, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या आप ये मानते हैं, क्योंकि देखिए भारतीय लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर लगातार रिसर्च होती आई है, आयुर्वेद की हम बात करें, उनके खान पान की हम बात करें, अलग अलग तरीके से जड़ी बूटियों की हम बात करें, तमाम चीजें रही हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम के, लेकिन अलग अलग राज्यों में जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, क्या ये कहा जा सकता है कि कोरोना का अलग अलग प्रकार है अलग अलग राज्यों में? बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि कोई भी जो वायरल इलनेस होती है वहाँ पर एंटीबॉडी और बॉडी की इम्यूनिटी पर बहुत सवाल होता है। जिस तरह हमारे भारत देश के अंदर यह बीमारी महामारी के रूप में ले रही है, अपन बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, कर्नाटक, केरला, राजस्थान, कहीं न कहीं पैटर्न ऑफ डिजीज डिफरेंस है। तो इसमें कारण हम यही देना चाहेंगे कि वायरस का जो पैटर्न है वो भी अलग अलग हो सकता है। लो वायलेंस और हाई वायलेंस पैटर्न ऑफ वायरस और बॉडी की इम्यूनिटी या एनवायरमेंटल फैक्टर अपने को वेरी करते हैं। जैसे कि अभी रिसर्च में पता चला है कि टेम्परेचर का कुछ रोल है। एक पर्टिकुलर 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बाद में वायरस के समय तक एनवायरमेंट में कॉन्टेक्ट में आता है तो वो मर जाता है। बट एक्चुअली हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंट की, जब हम घरों में बैठे हैं तो वहाँ आईसी चल रही है, वहाँ 35 डिग्री टेम्परेचर पर मेंटेन नहीं होता है, सूर्य की किरणें सीधी नहीं पहुंच रही है, इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं वो टेम्परेचर के इफेक्ट को प्रभावित करती हैं। तो मुझे जिस तरह से लगता है कि ये टेम्परेचर का एनवायरमेंट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं इसमें फर्क पड़ेगा, और यही डिफरेंस विभिन्न स्टेट्स के अंदर, जैसे मैं प्रदेश के मानसिक राजस्थान के अंदर जो बड़ा हॉस्पिटल वहाँ काम कर रहा हूँ, और हमारे के अंदर जो पैटर्न ऑफ डिजीज पेशेंट्स का मिल रहा है सिटी में ज्यादा है। गाँव के में अलग कारण हो सकते हैं कि ट्रांसमिशन और बहुत सारी चीजें, बट कहीं ना कहीं टेम्परेचर और सनलाइट का इफेक्ट है। नो डाउट गाँव के जो लोग ज्यादा धूप में रहते हैं और डायरेक्ट सनलाइट उनको मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कारण हो। इसके अलावा यानी इसे कहा जा सकता है कि ये एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि कोरोना का अलग अलग प्रकार से जो फैल रहा संक्रमण है वो अलग अलग लोगों पर किस तरह से हावी हो रहा है, अलग अलग राज्यों में किस तरह से हावी हो रहा है। डॉक्टर बीके शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। एक ये फैक्टर बिल्कुल हो सकता है, और कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ता है। इवन पर्टिकुलर इम्यूनिटी का भी रोल होता है। हम बात करें उम्र दराज लोगों की, कहीं ना कहीं वो हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, सन एक्सपोज नहीं होता है, और उनके बीमारियों के कारण इम्यूनिटी नहीं होती है। इन सब चीजों के कारण क्या है कि जब कोरोना की बीमारी उनको प्रभावित करती है तो ज्यादा डॉक्टर बीके जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बीके शर्मा जी मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर बीके शर्मा जी, देखिए हमने
कई दवाओं की भी बात की कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, टीबी में प्रयोग होने वाली दवाई हो, इसके अलावा बहुत सारे वायरल जो बुखार होते हैं उनमें यूज होने वाली दवाइयां हो। हमने सुना था कि गठजोड़ की भी दवाइयों का, खासतौर पर जो गठिया की दवाई होती है उसका भी प्रयोग किया जा रहा है, कई इंजेक्शन का प्रयोग किया जा रहा है। क्या इसका साइड इफेक्ट किसी भी तरह से दिमाग पर पड़ सकता है? क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से पेट में दर्द की शिकायत ऑलरेडी आ चुकी है, क्या इन दवाइयों से दिमाग पर कोई असर पड़ सकता है? तो बहुत सारी दवाई दी जाती हैं तो उनका आपस का इंटरेक्शन इस तरह से होता है, कुछ न्यूरोसाइकाट्रिक कॉम्प्लिकेशन होती हैं ब्रेन के अंदर। तो ऑफ कोर्स अगर वो सब कुछ आपस में रिएक्ट करती हैं या डोज ज्यादा हो जाती है या और कंडीशन जो हमारी ब्रेन की या बॉडी की कंप्रोमाइज होती है, तो उसका जो साइड इफेक्ट है ब्रेन के ऊपर हो सकता है। उसमें मेनली एंजाइटी और डिप्रेसिव वाले सिम्टम्स ही ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो ऑफ कोर्स डोज देते हुए हमें ये सब कुछ भी ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो उसको टाइमली उसको मॉनिटर किया जाए और उसको ट्रीट किया जाए। तो ये तमाम चीजें जो बहुत जरूरी हो जाती हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में हमारे सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि आज जब हम रिसर्च पर बात कर रहे थे तो उसके साथ साथ प्लाज्मा पर और खास तौर पर मनोस्थिति किस तरह की होती है, किस तरह दवाइयों का असर दिमाग पर हो सकता है, वैक्सीन के आविष्कार को लेकर, वैक्सीन बनाने को लेकर जो सवाल थे उसका भी जवाब हमें मिला। इसके साथ ही देखिए बहुत महत्वपूर्ण एक जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि कोरोना अलग अलग प्रकार से अलग अलग राज्यों में अटैक कर रहा है, उसका भी जवाब हमें मिला। क्योंकि हो सकता है, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि मृत्यु दर जब हम देख रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात, ये दो ऐसे राज्य हैं, पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर इस वक्त गुजरात पहुंचा हुआ है। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि जितने भी लोगों की डेथ हो रही है, जितने भी लोगों की मृत्यु हो रही है, इसमें से 80% ऐसे हैं जो या तो डायबिटीज या फिर किसी अन्य बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रकार है कोरोना का, उसका भी सीधा असर पड़ रहा है अलग अलग राज्यों में। इन तमाम सवालों के साथ आज के लिए फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। लेकिन सवाल एक ही है कि आखिर ये कोरोना कब खत्म होगा। पर आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपनों की खास तौर पर रक्षा करनी है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।